पाकिस्तानी गज़ल के 3 बड़े अजीम शोराए कराम हैं, जिनमें शहजाद अहमद, ज़फ़र इकबाल और शकीब जलाली हैं। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम उर्दू गज़ल का दूसरा पाकिस्तानी दौर करेंगे। इससे पहले की वीडियो में हमने उर्दू गज़ल का पाकिस्तानी पहला दौर था वो किया था, जो 1947 से 1960 तक था। आज की जो ये वीडियो है 1960 से ताहाल है। तो सबसे पहले आपने हेडिंग देनी है गज़ल। गज़ल के लुग़वी मानी औरतों से बातें करना के हैं। फिर गज़ल के इस्तिलाही मानी से मुराद दर्द व गम की वो कैफियत हैं जो शायर अपनी गज़ल में बयान करता है। गज़ल के ज़ेवर। तीसरी हेडिंग देनी है आपने ऐसे इमामियत, इशारियत और रमजियत। ये गज़ल के 3 ज़ेवर हैं। फिर शेरी अदब की इकसाम है, वो 6 हैं। हमद है, नज़म है, गज़ल है, किता है, गीत है और मसनवी। फिर नेक्स्ट आपने हेडिंग देनी है उर्दू गज़ल का दूसरा पाकिस्तानी दौर का हाल। उर्दू अदब में गज़ल गोई की इब्तिदा अमीर खुसरो से हुई। दक्कनी शायरों ने इस सिंफ को परवान चढ़ाया। उर्दू गज़ल ने अमीर खुसरो से लेकर दौर हाजिर तक एक तवील सफ़र तय किया। इसके असालीब और मौज़ूआत में तब्दीलियाँ आती गई, यानी जो गज़ल है ये वक्त के साथ बदलती गई, यहाँ तक कि 1960 से ताहाल तक अब ये जदीद गज़ल का दौर चल रहा है। पाकिस्तानी गज़ल का दूसरा दौर 1960 से ताहाल है। पाकिस्तानी गज़ल का दूसरा दौर 3 अजीम शोराए कराम की वजह से शुरू हुआ। इनके नाम दर्ज झेल हैं, शहजाद अहमद, ज़फ़र इकबाल और तीसरा शकीब जलाली। यानी पाकिस्तानी गज़ल के दूसरे दौर में हम इन 3 बंदों को देखेंगे जिन्होंने गज़ल को परवान चढ़ाया। और इससे पहले की जो गज़ल का दौर था पहला, उसमें नासिर काज़मी को ज़्यादा फोकस दी गई, क्योंकि उसने तक़सीम हिंद होते हुए खुद देखा था। आगे नंबर 1 हेडिंग देनी है आपने मार्कर से शहजाद अहमद। फिर उसकी डिटेल लिखनी है कि आपकी शायरी में ज़िंदगी का एहसास मिलता है। ये इसका असलूब है, इसकी शायरी का जो असलूब है वो ज़िंदगी का एहसास है। शहजाद अहमद की शायरी में हमें ज़िंदगी का एहसास मिलता है। आपकी गज़ल का रूमानी लहजा बड़ा मुतासर कुन है। आप बराए रास्त इबलाग के शायर हैं। आपकी शायरी में हमें मुश्किल तराकीब नहीं मिलती। आपकी शायरी ज़्यादातर आसान और सादा ज़ुबान में है और फौरी तौर पर कारी के दिल में उतर जाती है। यानी शहजाद अहमद का जो असलूब है, इनकी शायरी में हमें ज़िंदगी का एहसास मिलता है। नेक्स्ट हेडिंग देनी है शहजाद अहमद की शायरी की खुसूसियात। नंबर 1, आपकी शायरी में साइंस, फ़लसफ़ा, नफ्सियात के मौज़ूआत को भी गज़ल में जगह दी है। इनकी गज़ल में 3 चीज़ें पाई जाती हैं, साइंस का इल्म है, फ़लसफ़ा और नफ्सियात का इल्म। शहजाद अहमद की शायरी खुसूसियात का दूसरा पॉइंट है कि आपकी शायरी में समाजी मसाइल के साथ खारजी हकीकतों को भी जगह दी है। तीसरा पॉइंट है आपकी शायरी में दुख को भी बयान किया और ऐसा लगता है कि माहौल में फितरत की अक्कासी रूनुमा हो गई हो। फिर आपने शेर लिखना है, बहुत आते हैं पत्थर हर तरफ से, बहुत आते हैं पत्थर हर तरफ से, शजर को बेसमर करना पड़ेगा। तो है ज़फ़र इकबाल। आपकी शायरी में यकीन और फितरत का अक्स मिलता है। ये इनका असलूब है शायरी का। इनकी शायरी में हमेशा यकीन की बात होगी और फितरत का अक्स नजर आएगा। आपका तख्लीकी सफ़र निसफ सदी से ज़रा कम है। आप अपने इस सफ़र में बहुत से मुशाहिदात, महसूसात और तजर्बात के अमल से गुजरे हैं। आपने इस महसूसात और तजर्बात को शेरी पेकर अता की है, यानी आपने जो कुछ देखा उसको अल्फाज के ज़रिए बयान किया। यकीन और फितरत आपका असलूब है। ज़फ़र इकबाल की शायरी की खुसूसियात। नंबर 1, आपकी शायरी में मौसीकियत और असलियत जैसी खूबियाँ भी आपकी शायरी में मौजूद हैं। दूसरा पॉइंट है कि आपकी पूरी शायरी में फितरत और मज़ाहिर कायनात के इर्द गिर्द तवाफ़ करती है, यानी जो इनका असलूब है उसी के गिर्द इनकी शायरी घूमती है। फिर आपने शेर लिखना है मार्कर से, वक्त से पहले हादसों से लड़ा हूँ, अपनी उम्र से काफ़ी बड़ा हूँ मैं। ज़फ़र इकबाल का शेरी मजमुआ। नंबर 1, नमूद सब्ज़। नंबर 2, नकूश फितरत। नंबर 3 पॉइंट है कि आपकी शायरी में फितरत से मुतल्लिक जो अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं वो दर्ज झेल हैं, आसमान, ज़मीन, चाँद, सूरज, सितारा, सहरा, फूल, समुंदर, पानी, आग, हवा, बादल वगैरह शामिल है। फिर आपने इस तरह 2 शेर लिख देने इसके नीचे, थक के बैठूं तो आसमां छू लूं, थक के बैठूं तो आसमां छू लूं, गर यकीन हो तो गुमा छू लूं। दुआएं साया बनकर चल रही थीं,
درختوں کا کہیں سایہ نہیں تھا۔ عمر بھر موجوں میں الجھا ہوں میں، پھر سمندر میں اترنا سیکھا۔ نمبر 3، شکیب جلالی۔ آپ کی شاعری میں مقام، جہاں اور تلاش کا عکس ملتا ہے، یعنی یہ ان کا اسلوب ہے شاعری کا۔ آپ جب بھی ان کی شاعری پڑھیں گے مقام، جہاں اور تلاش کے متعلق ہی ٹاپک ملیں گے۔ شکیب جلالی وہ شاعر ہیں جس نے 35 سال کی عمر میں خودکشی کر لی۔ مرنے کے بعد آپ کی جیب سے ایک کاغذ کا ٹکڑا ملا جس پر یہ شعر لکھا ہوا تھا: تو نے کہا نہ تھا کہ میں کشتی پہ بوجھ ہوں، تو نے کہا نہ تھا میں کشتی پہ بوجھ ہوں، آنکھوں کو اب نہ ڈھانپ، مجھے ڈوبتا بھی دیکھ، ساحل پہ کھڑے ہو کر کہہ دینا خدا حافظ، ڈوبتی ہوئی کشتی کے قریب نہ جانا۔ آپ کی شاعری میں کلاسیکی لطف ضرور ہے، لیکن آپ جدید دور کے شاعر ہیں۔ شکیب جلالی کی شاعری کی خصوصیات: آپ کی شاعری میں جدید ماحول، اقتدار جدید کو دیکھا جا سکتا ہے۔ آپ نے شعر لکھنا: درخت راہ بتائیں ہلا ہلا کر ہاتھ، درخت راہ بتائیں ہلا ہلا کر ہاتھ، کہ قافلے سے مسافر بچھڑ گیا ہے کوئی۔ نمبر 2 پوائنٹ لکھنا آپ نے: آپ کی شاعری میں جدید انسان کی طرز حیات اور کشمکش کی سچی مرکب سازی کرتی ہے۔ نمبر 3، آپ کی شاعری میں نیا مقام، نئی منزلوں کی کھوج نظر آتی ہے، نئی جہانوں کی اندیکھی تصویریں اور مناظر فطرت ان کے ذہن کے کینوس پر تصویر بناتی ہیں اور ان کو کاوش میں مشغول رکھتی ہیں۔ پھر آپ نے شعر لکھنا ہے: سارے در بند ہوئے شہر میں دیوانے پر، سارے در بند ہوئے شہر میں دیوانے پر، ایک خوابوں کا دریچہ ہی کھلا رہتا ہے۔ پھر آپ نے الغرض یا حاصل کلام لکھنا ہے۔ اردو غزل کا دوسرا دور ہے، اس کو کنکلوژن کرنا ہے بالکل مختصر الفاظ میں۔ پاکستانی غزل کا جائزہ لیا جائے تو پہلے دور میں جن شعراء کرام نے اردو غزل کو توانائی بخشی، وہ غزل کے دوسرے دور میں بھی لکھتے رہے۔ ہر عہد میں نئی نسل کے ساتھ ساتھ پرانی نسل کے شاعر بھی اردو غزل میں اپنا حصہ شامل کر رہے ہیں۔